सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे जो फॉरेक्स था, फॉरेक्स एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज था, उससे रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे थे। तो ये भी उसी से रिलेटेड आपके पास है। तो इसमें हमारे पास आता है NRO अकाउंट्स बाय फॉरेन नेशनल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे टू फैसिलिटेट द फॉरेन नेशनल टू कलेक्ट देयर पेंडिंग ड्यूज इन इंडिया, यानी कि जो फॉरेन नेशनल है उनको इंडिया के अंदर अपना जो ड्यू है उसको कलेक्ट करने के लिए ऐड कैटेगरी 1 बैंक्स में परमिट फॉरेन नेशनल रीडेजिग्नेट रीडेजिग्नेट दियर रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया एज NRO अकाउंट एज अंडर। तो वो वहाँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉरेन नेशन की इंडिया के अंदर वो अपने पेंडिंग ड्यू को कलेक्ट करने के लिए ऐड कैटेगरी 1 के जो NRO अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। और इससे पहले हमने NRO NRE सारे अकाउंट के बारे में हमने पढ़ भी लिया था, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। ऐड कैटेगरी 1 बैंक शुड ऑब्टेन द फुल डिटेल फ्रॉम द अकाउंट होल्डर अबाउट हिज लेजिटिमेट ड्यूज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इनटू हिज अकाउंट। तो जो ऐड कैटेगरी 1 बैंक अकाउंट है उसमें फुल डिटेल ली जाएगी अकाउंट होल्डर की कि उसको कितने जो ड्यू हैं उसके जो पेमेंट है, यानी कि वो ड्यू है और वो जो अकाउंट में उसके आनी है। ऐड कैटेगरी 1 बैंक हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज रिगार्ड्स द क्रेडिट ऑफ अमाउंट विच हैव टू बी बोनाफाइड ड्यू ऑफ द अकाउंट होल्डर व्हेन शी और ही वाज ए रेजिडेंट इन इंडिया। और द फंड्स credited to the NRO अकाउंट शुड बी repatriated abroad immediately। तो जो NRO अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट आएंगे उनको इमीडिएटली कहाँ पे भेज दिया जाएगा। रिपेट्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से वो बिलोंग करते वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। जहाँ से जो अकाउंट होल्डर बिलोंग करता था तो उनको इमीडिएटली वहाँ पे अब्रॉड में भेज दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू दी ऐड कैटेगरी 1 बैंक सेटिस्फाई इट सेल्फ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेज इन इंडिया। और जो भी टैक्सेज वगैरह हैं, इनकम टैक्स हो गया और इससे अलग जो भी टैक्स हो गए, तो वे सारे के सारे ये ध्यान किसको देना है, ये देना है बैंक को कि वो सारे के सारे डिडक्ट हो चुके हों। नेक्स्ट, द अमाउंट रिपेट्रिएटेड अब्रॉड शुड नॉट एक्सीड $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। और जो अमाउंट रिपेट्रिएटेड किया जाएगा अब्रॉड के अंदर वो एक साल के अंदर $1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The debit to the account should be only for the purpose of repatriation to the account holder's account maintained abroad। और जो अमाउंट जो डेबिट किया जाएगा वो सिर्फ रिपेट्रिएशन पर्पज के लिए किया जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इनफ्लो क्रेडिट टू हिज अकाउंट। इससे अलग कोई भी जो ट्रांजैक्शन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। The account should be closed immediately after all the dues have been received and repatriated as per the declaration made by the account holder। और जब उसके जो ड्यू है वो आ जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं और वो रिपेट्रिएटेड हो जाते हैं उसकी जो कंट्री में, तो इमीडिएटली वो अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है NRO अकाउंट बाय फॉरेन स्टूडेंट्स। तो वो तो था नेशनल्स के लिए, ठीक है, ये है स्टूडेंट के लिए। बैंक्स कैन ओपन नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी कि NRO अकाउंट्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पासपोर्ट्स आफ्टर वेरीफाइंग देयर वीज़ा एंड इमिग्रेशन डिटेल्स। तो जो बैंक है वो NRO अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसका, जो स्टूडेंट है उसकी जो वीज़ा की डिटेल चेक करके उसका पासपोर्ट और उसकी इमिग्रेशन डिटेल वो वेरीफाई करके वो जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक्स। एंड और प्रोडक्शन ऑफ द एडमिशन लेटर फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और साथ में जो जिस भी इंस्टीट्यूट में, यानी कि अगर वो स्टूडेंट है तो किसी भी कॉलेज में, स्कूल में वो एडमिशन लेगा तो वहाँ का एडमिशन लेटर भी उसको वहाँ पर जमा कराना होगा। हाउएवर within 30 days of opening their account the student should submit rent agreement as proof of local residential address। और 30 दिन के अंदर अकाउंट ओपन के होने के 30 दिन के अंदर उसको, अब अगर वो इंडिया में आया है तो वो कहीं पर रहेगा भी, तो यानी कि वो जहाँ पर रहेगा वहाँ का रेंट एग्रीमेंट भी उसको एज ए प्रूफ सबमिट कराना होगा। बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन विजिट
बाय लैंडलॉर्ड्स टू ब्रांच टू वेरीफाई रेंट डॉक्यूमेंट। और जो बैंक है वो जो लैंडलॉर्ड्स है जहाँ पे मान लो वो रेंट एग्रीमेंट देगा कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड को बैंक इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप बैंक में आकर ये वेरीफाई करो कि ये पर्सन वहाँ पे रहता है या नहीं रहता है। इंस्टेड बैंक शुड अडोप्ट अल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू वेरीफाई द लोकल एड्रेस। ठीक है, तो ये काम नहीं कर सकता बैंक। बैंक को इससे अलग जो और जो वे हो सकते हैं कि वेरीफाई किया जाए उसका एड्रेस, तो वो अपना सकता है, लेकिन वो लैंडलॉर्ड को इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर आकर वेरीफाई करो। नेक्स्ट, इन केस द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। और अगर क्या है कि जो स्टूडेंट है वो कॉलेज की तरफ से ही मान लो वहाँ पर रह रहा है, जो कॉलेज की तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मान लो हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है, ए लेटर फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो उस केस में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका प्रूफ वहाँ पे लगाना होगा, जो एज ए रेजिडेंस प्रूफ वहाँ पर चलेगा। स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तानी नेशनैलिटी विल नीड द पीरियड अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर ओपनिंग द अकाउंट। ये हमने मॉक टेस्ट में भी पढ़ लिया कई बार कि जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना अकाउंट ओपन करवाने से पहले आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। नेक्स्ट, विद इन द 30-day पीरियड देयर वुड बी ए कैप ऑफ $1,000 ऑन फॉरेन रेमिटेंस एंड रेट 50,000 ऑन मंथली विड्रॉल। और 30 दिन के अंदर सिर्फ क्या हो सकता है कि $1,000 उसमें रख सकते हैं, रेमिटेंस हो सकती है, और 50,000 जो डॉलर होगा वो मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द लोकल प्रूफ ऑफ एड्रेस। और जब लोकल प्रूफ ऑफ एड्रेस वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, द अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल एनआरओ अकाउंट। उसके बाद जो वो अकाउंट नॉर्मल एनआरओ अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें से आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आपको कर लेने चाहिए। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC क्या होगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs आर सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज विच टेक ओवर डिस्ट्रेस्ड एसेट फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, credit card, take notes, take ones, etc. Such assets are thereafter recovered, securitized, or repackaged and sold or liquidated, and so on. Keeping a view, the greater role envisaged for asset reconstruction companies ARC in resolving stressed assets, the RBI on April 28, 2017 decided to fix the minimum net owned fund NOF requirement for the ARC at rate 100 crore on the ongoing basis। यानी कि RBI ने कितना उसका रिक्वायरमेंट बोल दिया है NRO का, NOF का, कि 100 करोड़। All the ARC which are already registered with RBI as on April 28, 2017 and not having the revised minimum NOF as on date shall achieve a minimum NOF of rate 100 crore latest by March 13, 2019। और जो अप्रैल 28, 2017 से पहले था उनको भी बोल रहा है कि आप भी 100 करोड़ मेंटेन करो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ARC has been set up with an equity base of rate 10 crore is the country's first। नेक्स्ट हमारे पास ये भी छोटे छोटे टॉपिक है ADR, GDR एंड IDR। तो देखिए ये क्या होंगे? अमेरिकन एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि ADR एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि GDR आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट और सर्टिफिकेट। दीज आर नेगोशिएबल एंड इशूड बाय नॉन US कंपनी। ये नेगोशिएबल होंगे, नॉन US कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग पब्लिकली ट्रेडेड लोकल करेंसी इक्विटी शेयर्स। फॉर इंडियन कॉरपोरेट इट इज़ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल इन फॉरेन मार्केट।
और इंडियन कॉरपोरेट के लिए सोर्स होते हैं ताकि वो फॉरेन मार्केट में अपने जो सोर्स सोर्स होते हैं कैपिटल रेज कर सके फॉरेन मार्केट के अंदर। एनआरआईज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दीज इंस्ट्रूमेंट, और जो एनआरआई होते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट में प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट के लिए। एडीआर आर लिस्टेड ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जो एडीआर है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होता है। जीडीआर आर लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज अदर देन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि लक्समबर्ग और लंदन। और जो जीडीआर है वो एडीआर जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे, किसी और में हो सकते हैं। नेक्स्ट है आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये देखिए क्या होगा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द कंट्री रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट विद द इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर। यानी कि जो कंपनीज है आउटसाइड द कंट्री वो कैसे रेज करेंगी, वो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर जो कैपिटल कैसे रेज करेंगी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करके। आईडीआर मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जो आईडीआर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है डिपॉजिटरी के फॉर्म में, रिसिप्ट की फॉर्म में, क्रिएटेड बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया अगेंस्ट द अंडरलाइंग इक्विडिटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। उसके बाद BCSBI क्या होगा, with the objective to ensure that comprehensive code of conduct for fair treatment of customers is evolved and adhere to the banking codes and standard board of India। ये इसकी याद रखना आपको, ये कई बार आ जाती हैं जो फुल फॉर्म, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI has been set up as a collaborative effort of RBI and banks as per SS तारापुर कमेटी रिकमेंडेशन। तो किसके द्वारा, कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था, SS तारापुर और RBI और बैंक्स दोनों ने इसको जो इसकी कोलेब्रेशन पे ये बनाया गया था। BCSBI हैज brought out the code of banks commitment to customers. The code set minimum standard of banking practices for banks to follow when they deal with the individual customer। तो इसमें कोड ऑफ बैंक्स है हमारे पास, कमिटमेंट टू कस्टमर यानी कि जो बैंक है उनके क्या क्या मान लो राइट होने चाहिए, यानी कि क्या क्या उनको जो कस्टमर के लिए करना चाहिए, क्या क्या उनके ड्यूटी होंगी, किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। BCSBI इज ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इज रजिस्टर्ड सोसाइटी है। नेक्स्ट है सरसाई CERSAI। ये क्या होगा देखिए, द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। हैज बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 25 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी का एक्ट है उसके सेक्शन 25 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी transactions of securitization and asset reconstruction, transactions relating to securitization and reconstruction of financial assets and those relating to mortgage by deposit of title deed to secure a loan granted by a bank or financial institution will be registered as in the central registry। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि जो जितने भी लोन होते हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर जो रजिस्टर किए जाते हैं। जब सरफेसी एक्ट लगता है तो उससे पहले वो किस पे लगेगा, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर जो रजिस्टर किए गए हैं उन्हीं लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी completed फॉर द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सरसाई। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप द registration system under the SARFAESI Act was to create a public database about
encumbrance created on properties to secure loans and advances given by the banks and financial institutions, as also transaction of securitization or asset reconstruction undertaken pursuant to the provision of the act। तो इसमें ये इसलिए किया जाता है, एक तो सिक्योर लोन यहाँ पे बन जाता है, और जब भी सरफेसी एक्ट लगेगा तो ये देखा जाता है कि वो सरसई के अंडर वो रजिस्टर है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो देखिए ये क्या होगा हमारे पास, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जिसको हम आरटीआई बोल देते हैं, आरटीआई एक्ट। हु कैन कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन कौन ले सकता है, इंडियन सिटीजन ले सकता है, एनआरआई एंड नॉट पीआईओ। उसके बाद पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन नॉट गिव द रीजन एज टू वाई ही इज सीकिंग द इंफॉर्मेशन। और जो पर्सन है जो कि इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जिसने आरटीआई लगाई है, उसे ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि उसको इसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा इसके अंदर, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैज़ टू बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन नॉर्मल सिचुएशन विद इन 30 डेज। तो 30 डेज का इसमें रहता है कि 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है किसी तीसरी पार्टी की देनी है, यानी कि उस ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें 45 डेज रहेगा। इन केस द इंफॉर्मेशन परटेन्स टू लाइफ एंड लिबर्टी देन 48 आवर्स। और अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उसमें 48 आवर्स का भी इसमें टाइम होता है। नेक्स्ट पेनल्टी फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और अगर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले किया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, रेट 250 पर डे, डेली के 250 रुपये लगेंगे, विद मैक्सिमम अप टू 25,000। मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, 25,000 रुपये। नेक्स्ट रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम, और रिकॉर्ड कितने टाइम तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 5 to 8 ईयर्स एज फिक्स्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 5 से 8 साल तक जो आरटीआई का आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो रिकॉर्ड अपने पास प्रिजर्व करके रखना होगा। तो ये था हमारे पास एनआरओ, एनआरई, और जो 2-3 हमने टॉपिक और किए, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर और आरटीआई एक्ट। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मॉक टेस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।